सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस। क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल NCRT विद निक। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है दोस्तों, बेसिकली इस चैप्टर में जो है हम किताबों और जो कब्र होती हैं जहाँ इंसान के शव को दफनाया जाता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर मैं आज चैप्टर की बात करूँ तो दोस्तों, आपको जैसे रोज़ पता होगा कि हम नोट्स बना के पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा मन नहीं हुआ नोट्स बना के आपको पढ़ाने का। मन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, वो था किताबें। तो मुझे लगा कि इस चैप्टर को किताबों की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, किताबों का क्या महत्व है, इस सब को जस्टिफाई करने के लिए मैंने सोचा कि आज जो है हम चैप्टर बुक से ही पढ़ाएंगे। बाद में इसके नोट्स बना के मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आज पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर को बुक से। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई एक लड़की है जिसका नाम है मैरी। तो पुस्तकालय में मैरी, ठीक है। जैसे कि इससे पहले के चैप्टरों में आपने रशीदा, तुषार, नईनुओ और जो है और भी कई अन्य लोगों के नाम सुने थे, उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी जो है हमारे एक लड़की है जिसका नाम है मेरी। ठीक है। तो उसके बारे में रहेंगे, तो हम इसको पढ़ लेते हैं फिर। तो देखिए, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने अपने आने इस साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। यानी कि जो वहाँ का पुस्तकालय था, जब वो पुस्तकालय गए तो मेरी ने देखा कि जो उनका पुस्तकालय था वो जो है उनकी कक्षा है, ठीक है, मेरी की जो कक्षा है उससे भी ज़्यादा बड़ा था। ठीक है। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। कोने में उसको हाँ एक अलमारी देखी जो कि मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। ठीक है। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। यानी कि जब मेरी के उस ढेर पे ध्यान गया तो उसके बाद जो है उसने उसमें से देखिए टीचर ने उन्हें बताया कि काफ़ी ज़्यादा धार्मिक चीज़ें भी हैं इसमें, धार्मिक पुस्तकें जैसे कि वेद। ठीक है। तो इस चीज़ से हमारा टॉपिक ये क्लियर हो रहा है कि दोस्तों कि हम इस चैप्टर में वेदों के बारे में जानने वाले हैं और किताब जो है इसमें किताबें यानी कि बेसिकली वेद के लिए। ठीक है। तो इसलिए आज मैं चैप्टर भी आपको बुक से जोड़ने के लिए जो है मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ आज। तो बढ़ जाते हैं अब आगे अपने चैप्टर में। आगे चलते हैं नीचे। जो हमारा पहला ये हमारी हेडिंग आ चुकी है इसकी पहली, इस चैप्टर की हमारी पहली हेडिंग आ चुकी है। इसको देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी पहली हेडिंग, दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में एक। यानी कि दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में एक है ये इस टॉपिक का नाम। अब कौन से प्राचीन ग्रंथ की बात कर रहे हैं इसके बारे में हम नीचे जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। हाँ दोस्तों, आप वेदों के बारे में जानते होंगे ज़रूर। आपने सुना होगा कि 4 वेद, जिसमें से हमारे पहले ऋग्वेद, दूसरे सामवेद, तीसरे यजुर्वेद और चौथे जो होते हैं अथर्ववेद होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पुराना वेद माना जाता है वो जो है दोस्तों ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है। ऋग्वेद की रचना लगभग माना जाता है कि 3500 साल पहले हुई थी, यानी कि 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं मौजूद हैं। ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है आपका सूक्त। ठीक है। ये जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं मौजूद हैं ऋग्वेद में, इन्हें सूक्त बोला जाता है। इसमें जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के बारे में भी रचना की गई है। ठीक है। और इसमें जो देवताओं के बारे में है, उन देवताओं में से जो हमारे 3 देवता हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रमुख हैं। जैसे कि उन 3 देवताओं में जो लोग आते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, अग्निदेव, ठीक है, इंद्रदेव और सोमदेव। ये 3 देव जो है हमारे लिए प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं। अग्नि यानी कि आग के देवता, इंद्र यानी कि युद्ध के देवता, या जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि बारिश देते हैं इंद्र भगवान,
इंद्र देवता इंद्रधनुष से जोड़ा जाता है जिन्हें, ठीक है। और तीसरे जो है सोम, जो कि एक पौधा है, ठीक है। खास पेय बनाया जाता है इससे। इस तरीके से दोस्तों वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो ये वैदिक प्रार्थनाएं थी, ये हमारी वैदिक प्रार्थनाएं जो हमको देखने को मिलती हैं, तो इनकी रचना जो की थी ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों ने रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी कि उस टाइम में जो ये चीज़ें सिखाई जाती थी, ये वैदिक प्रार्थनाएं, ये ज़्यादातर जो है पुरुष सिखाया करते थे। महिलाएं जो है इसमें काफ़ी कम भाग लेती थी, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन महिलाओं की भी भूमिका तो थी, लेकिन कम थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा उतनी भूमिका नहीं थी जितनी पुरुषों की होती थी। तो दोस्तों अब आगे को बढ़ते हैं। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राकृतिक या सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृति कहलाती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। संस्कृत भाषा जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा ये विस्तृत है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर आज अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, संस्कृत का जो है अस्तित्व पूरा खत्म होते जा रहा है। आज पूरे ये भारत देश में संस्कृत को कहीं नहीं पूछा जाता। अंग्रेजी जो है इसके ऊपर हावी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी प्राचीन जो लैंग्वेज थी सबसे ज़्यादा संस्कृत थी, और काफ़ी ज़्यादा हमें जो वेद की नॉलेज है वो संस्कृत में ही मौजूद है, और कितने सारे ग्रंथ हैं। तो संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है। मुझे तो लगता है विश्व की जो सबसे अच्छी लैंग्वेज होगी वो संस्कृत ही होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे को बढ़ते हैं। शायद ये वाला हमारा टॉपिक यहाँ पर को समाप्त हो गया। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं था दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में। तो इसमें हमें बेसिकली वेदों के बारे में बताया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में। और उसके बाद जो है ये सूक्त वगैरह और उनमें कितने प्रकार के ग्रंथ थे, किस भाषा में लिखा जाता था, ये चीज़ें इस टॉपिक में बताई थी। और मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दी हैं, आप चाहो तो इन्हें नोट कर लें, ठीक है। अब आगे को बढ़ जाते हैं। ये बॉक्स में क्या है देख लेते हैं। तो संस्कृत और अन्य भाषाएं, यहाँ पर कुछ जो है संस्कृत के बारे में कुछ मुझे लगता है तथ्य मिलेंगे हमें पढ़ने को। तो संस्कृत और अन्य भाषाएं देख लेते हैं। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें मात्र एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत और हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर। यानी कि देखिए यहाँ पर को बहुत अच्छा फैक्ट दे रखा है दोस्तों। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या था कि जो है कई सारे जो शब्द हैं तो भारत यूरोपीय परंपरा के टाइप के लगते थे। जैसे देखिए हम संस्कृत में माँ को जो बोलते हैं मात्र बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में जो है हम माँ बोलते हैं, सिमिलर सा लग रहा है। और अंग्रेजी में हम मदर बोलते हैं। तो सिमिलर से है इनका एक समूह टाइप का है तीनों भाषाओं का। तो यही दिखाया था इसमें। उपमहाद्वीप के दूसरे परिवारों की कई भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ क्या है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि देखिए हमारी जो तेलुगु भाषा बोली जाती है, जो तमिल भाषा बोली जाती है, जो कन्नड़, मलयालम, ये साउथ इंडियन की एरिया में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, ये किसका हिस्सा है, द्रविड़ का हिस्सा है, द्रविड़ भाषा परिवार का। और द्रविड़ों के बारे में बता दूं, इनको जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का संस्थापक भी कहा गया है उस टाइम पे। पर ये कितनी सच बात है तो पता नहीं, लेकिन इनके बारे में कहा गया था, ठीक है। तो अब नीचे में कह रहे हैं कि उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। अब देखिए हम अपने भाषा समूह के बारे में जिनने हमने सुन रखा है उसको आपने प्रैक्टिकल रूप में करना है। तो आप इसको प्रैक्टिकल रूप में कर लीजिएगा। और हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जल्द से जल्द। ये आ गया हमारा। देखिए तो किताबों को जो पढ़ते हैं वे लिखी हुई और छापी गई हैं। यानी कि जो किताबों को हम पढ़ते हैं वो लिखी गई हैं और छापी गई हैं, ठीक है। पहले वेदों ने उन्हें लिखा था, ठीक है, लेकिन बाद में जो है इन्हें दोबारा छापा किया गया, पब्लिश कराया गया ताकि जो है और लोगों को भी ये मिल सके, ठीक है।
इसलिए देखिए छापने का काम चला था इसमें, मुश्किल से क्या कहते हैं कितने 200 साल पहले वो छापने का काम जो है 200 साल पहले कंप्लीट हुआ, मुश्किल से कह रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये वाला पहला टॉपिक तो यहाँ पर को क्लियर हो गया है कि किस तरीके से प्राचीन टाइम पे ऋग्वेद जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमुख वेद था और हमें कितने ग्रंथ मिले हैं अपने प्राचीन टाइम के। तो अब यहाँ पर जो देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये है इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन। ठीक है, इसमें आप ऋग्वेद के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो सबसे प्राचीन वेद है, आगे हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो देख लेते हैं दोस्तों, मैं चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो अब आगे को बढ़ते हैं हम यहाँ नीचे। तो देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी यूज करते हैं। यानी कि देखिए इतिहासकार क्या करते हैं, ये भौतिक जो अवशेष होते हैं उनका तो यूज करते ही हैं, लेकिन साथ ही जो लिखित अवशेष होते हैं उनका भी यूज करते हैं, स्रोत होते हैं जो उनका भी यूज करते हैं लिखित वाले। ठीक है, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, व्यास और सतलज नदी जो है इनके बीच में एक सूक्त का अंश है, तो इसी टाइप का होगी। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर को थोड़ी देर के रुक जाते हैं और ये देखिए दोस्तों, ये है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। तो उस टाइम में पांडुलिपि कैसे लिखी जाती है हमको पता है, ताड़पत्रों में। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से ऋग्वेद लिखा जाता था, हमारे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, इस तरीके की भाषा में लिखा जाता था। देखिए पढ़ लेते हैं। पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। हाँ, ये तो भुर्ज वृक्ष की छाल पे मिलती है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यानी कि ये जो पांडुलिपि अभी हमें दिख रही है ये वाली, तो ये पुणे और महाराष्ट्र में जो है वहाँ के एक पुस्तकालय में मौजूद है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले, अगर मुझे कभी कुछ मौका मिला तो मैं ज़रूर पुणे महाराष्ट्र जाना चाहूँगा और इस पांडुलिपि को देखना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं फिर। और इन चीज़ों को जो है आप नोट भी करते रहिए, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें जो यहाँ दी गई है। इमेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से, बिल्कुल पांडुलिपि को यहाँ तैयार कर रखा है। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है यहाँ पर से। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक, विश्वामित्र और नदियाँ। यानी कि विश्वामित्र, ठीक है, जो विश्वामित्र थे उन्होंने क्या कहा था, वो प्राचीन वेद थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था विश्वामित्र ने, हे नदियों से बात कर रहे थे वो, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियों से कहा, और नदियों ने उनको क्या जवाब दिया विश्वामित्र को, जल से पूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, विश्वामित्र ऋषि थे, तो हे ऋषि हम तुमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। यानी कि उन्होंने कहा विश्वामित्र से कि हे ऋषि, तुम हमारे सामने प्रार्थना क्यों कर रहे हो, हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। वो गायक थे, ठीक है, हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों को ऊपर ना उठाओ, क्योंकि देखिए जब उनके पहिए होते हैं, धुरी यानी जो पहिए होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता था, कई बार जो है वो फंस जाया करते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे रास्ते का अवरोध मत बनो, उसके लिए बहुत प्यार से समझाते हैं। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। यानी कि नदी के पार जाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी नदियों से। तो उन्होंने कहा नदी ने कि हम आपका जो है प्रार्थना स्वीकार करेंगे जिससे आप सुरक्षित पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर को कुछ हमारे इनके बारे में बताया गया था, विश्वामित्र जी के बारे में। और यहाँ पर देखिए उनके घोड़े थे कुछ ये, और गाय भी थी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पार किया। तो आपने देखा होगा इन दोनों के बीच किस तरीके का संवाद हुआ, नदियों और विश्वामित्र जी के, इन दोनों के बीच में, विश्वामित्र जी के और नदियों के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है यहाँ से,
तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक है। वो मवेशी यानी जानवर, ठीक है, घोड़े, घोड़े को आप पहचानते हैं, रथ जो कि राजा महाराजा जिनकी सवारी होती थी वो, ठीक है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता है। घोड़ों का क्या काम होता था, लड़ाई में क्या करते थे, ये रथ खींचा करते थे, ठीक है। और मवेशी जो है, लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, यानी कि मवेशी जो है जीत के रूप में, उपहार के रूप में लाया करते थे, लूट कर, ठीक है। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, यानी कि लड़ाइयाँ ऐसे भी लड़ी जाती थी जमीन के चक्कर में, जो कि लड़ाइयाँ बहुत होती थी। किस कारण होती थी, चारागाहों के चक्कर में, ताकि जो है अच्छे तरीके से चारागाह भी हो, और ऐसी जगह के लिए भी होती लड़ाई जहाँ फसलों को जल्दी उपजाया जा सके, यानी कि फसलों का उत्पादन बेहतर तरीके से किया जा सके। और ऐसी कुछ लड़ाइयाँ जो है पानी के लिए भी होती थी, क्योंकि पानी भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, जीवन के लिए पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस टाइम पे इसलिए कारण से लड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, यानी कि जब युद्ध में वो जीत जाते थे तो उसका जो कुछ भाग होता था वो सरदार रख लेते थे, ठीक है। तो कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दे दिया जाता था, और जो है कुछ शेष धन आम लोगों में बढ़ जाता था, और बाकी का कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और यज्ञ में आहुति दी जाती थी, आहुतियाँ जो होती थी वो देवी देवताओं को दी जाती, ठीक है। यहाँ जो है आहुतियों में क्या किया जाता था, बेसिकली आहुतियों में किया जाता था आपका दोस्तों, ये जो है आपका घी, अनाज, क्या करते थे आहुतियों में दोस्तों आपका मेनली घी और आपका अनाज हो गया, और जो है जानवरों की आहुति दी जाती है, ठीक है। तो अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाइलाइटर का यूज करता हूँ मैं, ताकि चीज़ों को हाईलाइट करके बेहतर तरीके से आप समझ सकें। तो देखिए, अधिकांश पुरुष जो थे इन युद्धों में भाग लेते थे, ठीक है। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, ठीक है। युद्ध जो है शांति के विषय सलाह मशवरा करते थे, यानी कि सलाह मांगी जाती थी, और जो है सलाह से चीज़ों को सॉल्व करते थे। वहाँ लोग जो है अपना सरदार चुना करते थे उस टाइम पे, और वो जो सरदार होता था वो बहुत ज़्यादा बहादुर और कुशल योद्धा होता था, ठीक है। ऐसा वैसा सरदार नहीं बनाते, मतलब वो जो कि बहुत ज़्यादा कुशल और बहादुर सरदार बनाया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर हो, बहुत ज़्यादा कुशल हो, ये नहीं कि बिल्कुल दब्बू किस्म का है, बिल्कुल कायर है, तो उसको बना देते अपना सरदार। तो जो है सरदार जो बनाते थे ये सही चुन के ही बनाते थे, जिसको ये बनाते थे, ताकि अच्छे सरदार का चुनाव किया जा सके, ठीक है। लोगों की देखिए, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है यहाँ पर को, तो ये है हमारा लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि जो लोग हैं उनके लिए कौन सी मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में हमने जानना है, ठीक है, लोगों की, ठीक है, विशेषता वाले शब्द, ठीक है। अब देखिए, लोगों की जो विशेषता वाले शब्द हैं इस तरीके से हैं, उनका वर्गीकरण जो है काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, यानी कि ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं जो बताई गई हैं, यहाँ कुछ शब्द हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है, पुरोहित किन्हें कहा जाता है, ब्राह्मण, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनका कार्य होता है यज्ञ करना, ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान, ठीक है। दूसरे जो होते हैं हमारे राजा होते हैं, ठीक है, राजा आते हैं दूसरे पद पे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, ठीक है। ये ना तो बड़ी राजधानी और मोहल्लों में रहते थे, ना इनके पास सेना, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता। देखिए, तो उस टाइम पे क्या होता था, पितृसत्तात्मक समाज था, और जो है जब किसी राजा की डेथ होती थी तो उसका जो पुत्र होता था वो ऑटोमेटिक जो है राजा बना दिया जाता था उस टाइम पे। तो पहले ऐसा हुआ करता था। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो गया लगभग, और अभी भी ये नीचे को है थोड़ा। अब जान लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा क्या करते थे, देखिए मैं बताता हूँ, अनुभाग पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। राजा क्या किया करते थे, इनका कर्तव्य होता था प्रजा पर नियंत्रण, ठीक है,
और उसके अलावा युद्ध लड़ना इनका था। पहले तो प्रजा की देखभाल करना कर्तव्य था, और दूसरा युद्ध लड़ना, अपने क्षेत्र में शांति बनाना, सारी चीजें कंट्रोल में रखना। जैसे आज हमारे देश के पीएम हैं, जो काम हमारे पीएम करते हैं, ठीक है, वो काम जो है उस टाइम पे राजा करता था, ठीक है। तो आप बेसिकली सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए। पीएम के बदले में राष्ट्रपति भी कह सकता था, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति ज्यादा शक्तियां पीएम के पास है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां जो है पीएम के पास है, ठीक है। दो शब्दों का यूज किया है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का यूज होता था। एक था जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था जिससे वैश्य शब्द निकला, ठीक है। दूसरा जो विश्व शब्द है उससे वैश्य निकला, ठीक है। वैश्य भी एक वर्ग था, उससे जाति थी, ठीक है, व्यापारी वैश्य। यानी कि इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ोगी लिख रखा है हर जगह पे, लेकिन वो जो है लड़की के क्वेश्चन के ऊपर था, लेकिन हम तो पढ़ेंगे इसे। तो ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम लिखते हैं, ठीक है, विश्व और जनों के नाम लिखे जाते हैं। हमें पुरुजन या विश्व भरत या जन या विश्व यदुजन विशु जैसे कई उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। इस टाइप के नाम के हमें उल्लेख मिलते हैं दोस्तों। और अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तुम्हें इनमें से कोई पहचाने लगता है? ये जो आपको ये जो शब्द दिख रहे हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए विष है, जन है, तो ये चीज़ें आपको पहचानी लग रही हैं? देखिए दोस्तों, मुझे तो पहचानी लग रही हैं, शायद आपके ख्याल में नहीं आ रहा हो ये, लेकिन मेरे हिसाब से पहचानी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब विष जनों तो आप जानते ही हैं कि कोई परिजन जो होते हैं, जो व्यक्तियों का कुछ थोड़ा बहुत समूह होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नीचे, तुम्हें इनमें से अरे यहाँ पर नहीं, यहाँ से पढ़ना है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर से, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद के को आर्य कहते थे। यानी कि इनकी जो प्रार्थना करते थे वो कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे, ठीक है, हम आर्य हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता था? दास या दस्यु। अपने विरोधियों को क्या कहते थे? आर्य, दास या दस्यु, ठीक है। दस्यु वो लोगों को कहते थे जो कि बेचारे निम्न जाति के होते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। और दास जो है स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया था उस टाइम पे। दास वो स्त्री और पुरुष होते थे, स्त्री पुरुष दोनों दास होते थे उस टाइम पे, जिन्हें जो है युद्ध में बंदी बनाया जाता था। सब उनकी जो मालिक होता था वो एक ही होता था, और इन्हें जो है मालिक की सेवा करनी पड़ती है। जो मालिक चाहता था वो करना पड़ता था इन्हें, जो मालिक चाहता वो सब करना पड़ता था इन दासों को, ठीक है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, ठीक है। यानी कि उपमहाद्वीप में तो वहाँ जो है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में तो यहाँ ऋग्वेद की रचना चली थी, लेकिन कोई एक हिस्सा और था जहाँ कुछ अलग तरीके की चीजें हो रही थी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। आई होप आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना, ठीक है। खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण, ठीक है। महापाषाण का अर्थ होता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और महा का अर्थ होता है बड़ा। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में पूरा वो डिवाइड करते हैं तो यानी कि महान या बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है, बस महापाषाण यानी कि। अब नीचे इसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है, देखिए। महापाषाण, महा बड़ा पत्थर, पाषाण पत्थर, ठीक है, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने के लिए जगह पर यूज किए जाते हैं, क्योंकि देखिए पत्थरों की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, इसलिए लोगों की जब कब्रें बनाई जाती थी तो उनको उसमें दफनाने के लिए जो है महापाषाण कब्रें बनाई जाती थी। ये महापाषाण कब्रें जो होती थी ये जो है दोस्तों 3000 साल पहले जो है शुरू हुई थी। 3000 साल पहले यानी इनको बनाना शुरू किया गया था, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, ये जो हमारा दक्कन है, ठीक है, ये जो हमारा इस साइड को देख सकते हैं आप, जो हमारा ये दक्कन है, ठीक है, और ये जो दक्षिण भारत है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी ये कब्रें, ठीक है। जैसा कि ये चैप्टर का नाम ही बता था, अपने पुस्तकों के बारे में तो हमने जान लिया ऋग्वेद वगैरह की, और अब जो हमने जानना है कब्रों के बारे में जानना है। महापाषाण पुरस्तर मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। मानचित्र 2 में कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख रहे हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगा इस क्लास के चैप्टर्स का,
और हम पूरे मैप को अच्छे तरीके से समझेंगे, रिवाइज करेंगे और हर प्लेस को जो हम प्रैक्टिकली यहाँ जो है आपके सामने सारी अपने हाथों से जो है सारा जो प्लेस है कहाँ पर क्या है करके हम आपको जो है पूरे नोट्स करके देंगे और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा दोस्तों। हम इस तरीके से आते हैं दोस्तों अब नीचे इस पेज पे। तो इस पेज पे अगर देखते हैं दोस्तों हम जो है अब पहुंच चुके हैं पुरातत्व के बारे में। देखिए ये यहाँ पर को जो है पाषाण पत्थर यहाँ दिख रहे हैं आपको, देखिए इस इमेज पे। तो ये जो हमारी इमेज है मेनली यहाँ हमारी जो इमेज है ये इमेज में जो है हमें पाषाण पत्थर दिख रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े आकार के हुआ करते थे, महापाषाण पत्थर कहा जाता था इन्हें। तो देखिए पुरातत्वकारों ने इनको क्या है गोल आकार में सजा रखा है। देखिए इस आकार से जो है पुरातत्वविदों ने इन्हें गोल करके सजा रखा है यहाँ, ठीक है। तो एकमात्र यही एक प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है। ये देखिए कब्रों को दर्शाता है कि यहाँ कब्रें दफनाई जाती होंगी। तो ये जो है आपका सेक्शन महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, उनके कार्यों की सूचनाएं बनाई गई है सूची। क्रमबद्ध करो, गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, यानी कि ये सारी चीजें आपने करनी है महापाषाण पत्थर के द्वारा कि कैसे कहाँ से लाए जाते थे, किस तरीके से ये इनको शेप दिया करते थे और किस तरीके से इनके अंदर लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में दोस्तों डिस्कस करना है, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम आ जाते हैं अपने नीचे। तो देखिए दोस्तों इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, ठीक है। सामान्यतः मृतकों को किसी खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों से दफनाया जाता है, यानी कि कुछ खास मिट्टी के बर्तन थे तो उनसे जो है खास किस्म के होते थे वो उनके साथ इन्हें दफनाया जाता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन भी डाले जाते थे इनकी कब्र के साथ साथ। काले लाल मिट्टी इनके धार्मिक विश्वास थे कुछ, ठीक है। बर्तन हर्तन डाले रहते थे शव के साथ और इनके साथ ही मिले हैं लोहे के कुछ औजार भी मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल। ये जो चीजें हैं घोड़ों के कंकाल, हथियार, पत्थर, मिट्टी के कुछ बर्तन, ये तो हड़प्पा सभ्यता में भी हमें मिले। तो देखिए हम क्वेश्चन में देखा है कि या क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, हड़प्पा जो है केवल कांस्य युगीन सभ्यता थी और लोहा जो है वहाँ हड़प्पा में मौजूद नहीं था, ठीक है। तो वहाँ यूज नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहाँ यूज नहीं हो सकता था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई एक कटार है, इसे आप सिंपल भाषा में चाकू भी कह सकते हैं, चाकू ही मानो, लेकिन पुराने टाइम में इसका नाम कुछ अलग होता था। इस कटार है, देखिए ये कटार है और वहाँ पाषाण कब्रों से मिले कुछ लोहे के सामान, देखिए ये पड़े हैं और ये शायद से रस्सी टाइप की लग रही है, ठीक है। ये देखिए भाई और घोड़े के लिए सामान, घोड़े के लिए भी सामान देखिए। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से चीजें यहाँ घटित हुई थी। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है लोगों की सामाजिक असमानताएं, यानी कि लोगों में क्या सामाजिक असमानताएं थी उस टाइम पे, इनके बारे में हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सामाजिक असमानताओं के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो असमानता क्या होती है दोस्तों, ठीक है। असमानता का तात्पर्य होता है भेदभाव, ठीक है, सीधी भाषा में भेदभाव। अगर मान लीजिए आप क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, ठीक है, 6th क्लास में आप 40 बच्चे हैं और 40 में से 10 बच्चों को जो है आपके टीचर्स ने खाली भी बेमतलब में जो है एक एक चॉकलेट दे दी, ठीक है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे दी, ठीक है। और बाकी आप 30 बच्चों को बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं दी गई और केवल मात्र 10 बच्चों को चॉकलेट दी गई। तो ये जो है भेदभाव या असमानता है, ठीक है। लेकिन इसका बड़ा रूप जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सामाजिक असमानता, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है समाज की असमानता के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ के जो कुछ कंकाल मिले हैं हमें, ठीक है, वहाँ जो है मरे हुए व्यक्ति के साथ आपको पता है कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर देते थे, कभी लोहे की चीज़ें डाल देते, कभी किस चीज़ें डाल देते थे। तो उस टाइम पे तुलना इस प्रकार से होती थी, तुलना ऐसे होती थी कि कब्र में जो आभूषण रखे रहते थे ये उनके हिसाब से, अगर कहीं किसी कोई महंगे अगर आभूषण रखे रहता था तो इसका मतलब वो अमीर आदमी था जो कि सामाजिक उसको वो करता है समानता को प्रदर्शित। और जो बेचारे ये देखिए सोने के मनके और शंख पाए जाते थे जो कि अमीर लोग होते थे उनके उसमें, और दूसरे जो कुछ कंकाल होते थे उसमें हमें केवल मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं,
जिसका मतलब है यहाँ पर कोई असमानता हमें दिखती है कि कुछ लोग जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा उच्च वर्ग के थे और काफ़ी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा निम्न वर्ग के थे। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सामाजिक असमानताओं के बारे में दोस्तों पता चलता है। अब आगे को बढ़ लेते हैं। फिर सामाजिक असमानताओं के बारे में भी हमने पता कर लिया दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आ रहा है आसानी से धीरे धीरे धीरे, और ये वाला टॉपिक जो है ना मज़ेदार है बहुत ज़्यादा, सच में। ये वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा, ठीक है। क्या कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, यानी कि जो ये परिवार हैं, ठीक है, तो कब्रगाहें जो हैं खास परिवारों के लिए थी। देखिए जो भी हमको आम आषाढ़ों में से जो है कंकाल मिले हैं तो वो दर्शाते हैं कि कब्रगाह जो है खास परिवार यानी कि राजा के परिवार के लिए थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो दफनाया गया था, तो उस टाइम की अगर हम व्यवस्था देखें तो जिस तरीके से गोलाकार चीज़ों को और पत्थर के चट्टान जिनने काम करते हैं, तो देखिए जो आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें थी उसमें, तो हम जान सकते हैं कि खास परिवारों के लिए जो है कब्रें कुछ ज़्यादा अच्छी टाइप की बनाई जाती थी और बेचारे जो वो थे गरीब लोग उनके लिए कुछ कम स्थिति की थी। तो इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक भी हमारा हो गया कवर। सिंपल से टॉपिक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जो चीज़ों को मैं पॉइंट हाईलाइट करता हूँ उनको नोट कर लेना, उससे आपको ही फ़ायदा होगा। यही चीज़ें जो हैं इसमें हाईलाइट करने लायक हैं। अब देखिए आता है इनाम गाँव कि विशिष्ट व्यक्ति की उम्र। इनाम गांव कोई गांव रहा होगा तो उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इनाम गांव जो है ये भीमा की सड़क सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, यानी कि घोड़ एक क्षेत्र है, ठीक है। तो उसके किनारे पर जो बसा है ये इनाम गांव। नाम बड़ा अच्छा है इनाम गांव, ऐसा लगता है नाम सुन के जैसे कुछ गिफ्ट मिलने वाला हो, कुछ इनाम मिलने वाला हो, ठीक है। इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है। 3600 से 2700 साल पहले, ठीक है। लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता है, यानी कि लोगों को जो है गड्ढों में दफनाया जाता है, सीधा लिटाकर लोगों को गड्ढे में, ठीक है, इस तरीके से सीधा लिटाकर, ठीक है। और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफना दिया जाता था, यानी कि घर के अंदर ही कई बार जो है लोगों को दफना दिया जाता था, ठीक है। बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे, यानी कि जिन बर्तनों में खाना और पानी होता था उन्हें जो है दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था, ठीक है। इनाम गांव के जो कब्र हैं वहाँ, ठीक है। तो यहाँ दो विशिष्टताएं हमें क्या मिली इनाम गांव की। एक तो जो है पहले घर के अंदर कब्रों के अंदर ये दफना देते थे दोस्तों, और दूसरा जो विशिष्टता मिली ये जो है शव के पास बर्तन रख दिया करते हैं, ठीक है। वो भी जो जिनमें खाना आना बचा हो, खाना पानी हो, ठीक है, वो वाले। अब देखिए एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैसे वाले मिट्टी के एक बर्तन से संदूक में दफनाया गया था, बस्ती के बीच में बसा, ठीक है। क्या हुआ कि 5 कमरे वाला एक मकान था, ठीक है। उसमें 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बर्तन के संदूक को, एक बड़े से बक्से को बस्ती के बीच में बसा। एक कोई बड़ा संदूक होगा, ठीक है। एक 5 मंजिला घर था तो उसमें एक बड़ा सा संदूक होगा, 5 जो है बहुत बड़ा मिट्टी का 4 पैरों वाला, ठीक है। तो उसमें जो है क्या हुआ, उसमें जो है एक व्यक्ति को दफनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर को आ गया हमारा टॉपिक। हर गांव के यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। देखिए क्योंकि उस टाइम पे देख सकते हैं आप, अगर कोई 5 कमरे वाला घर है तो बहुत बड़ा ही माना जाएगा, क्योंकि उतने बड़े घर उस टाइम पे होते नहीं थे, तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो एक अनाज का इसमें गोदाम भी था, ठीक है। और शव के पैर मुड़े हुए थे, ठीक है। तो शव के पैर मुड़े होने का यही है कि उसे गड्ढे के अंदर दफनाया गया होगा, बड़े ही खतरनाक तरीके से। बेचारे के पैर भी मोड़ दिए गए। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, सरदार का शव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो इतना अमीर हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में, वो सरदार ही हो सकता है, मुखिया ही हो सकता है। और वो जो है उसका जो गोदाम है उससे ये लगता है कि वो जो है राशन देने का कार्य भी और पूरे संचालन का काम मुखिया का ही होता है, सरदार का ही होता है। तो लगता है कि हाँ ये सरदार ही होगा, ठीक है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, यानी कि कंकालों के अध्ययन से हम क्या जानते हैं, ठीक है। छोटे आकार के एक बच्चे कंकाल को आसानी से क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। लेकिन एक बच्चे और बच्चे कंकाल में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। बच्चे और अगर बच्ची लड़के या लड़की के कंकाल तंत्र में आप अंतर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बहुत कम सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है,
ठीक है, बहुत कमतर सा अंतर होता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि अंतर है, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी लोग सामानों के आधार पर उसका अंदाजा लगाते हैं। देखिए, सामान के आधार पर अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता होगा, पुरुषों के साथ अलग सामान रखा जाता होगा और स्त्रियों के साथ कुछ अलग रखा जाता होगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यदि कंकाल के पास गहने मिलते हैं तो इसका मतलब गहने कौन पहनता है, स्त्री, तो वो महिला होगी। और अगर लेकिन कंकाल के पास जो है ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, लेकिन ये भी कंफर्म चीज़ नहीं है क्योंकि उस टाइम पे पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो ऐसे भी पहचानना थोड़ा मुश्किल है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है जीरोयू की जांच, ठीक है, जीरोयू की जांच, ठीक है, अगर आपने कंकाल को पहचानना है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रवेश या कूल्हा क्या कहते हैं पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। अब दोस्तों ये कुछ प्राइवेट चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अभी बेसिकली ये आपको कारण लिखे ही हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता लिखी थी। तो चरक नामक एक वैद्य हुए थे प्राचीन टाइम में, ठीक है, तो उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, इसको नोट कर लेना दोस्तों। तो इन्होंने क्या लिखा था, मनुष्य शरीर में 300 हड्डियाँ होती है, यहाँ आधुनिक शरीर रचना के विकास 206 है, इसने 260 हड्डियाँ बताई थी, चिड़ियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती चिड़ियों के जोड़ कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, ठीक है। ये भी बड़ा खतरनाक किस्म के आदमी थे। चिकित्सा शास्त्र के चरक संहिता थी इनकी, चरक नामक वेद थे ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी संहिताएं इन्होंने हमें दी थी उस टाइम पे दोस्तों, बहुत सही थे ये। अब जो है देखिए दोस्तों, आ गया हमारा इनाम गांव के कंधे के लोगों के काम धंधे, ठीक है। इनाम गांव जो था उनके लोगों के जो है काम धंधे क्या थे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल आदि के बीज मिलते हैं, यानी कि इसका मतलब कृषक थे, ठीक है। जानवरों की हड्डियां भी मिलती थी, यानी कि पशुपालक भी और शिकारी दोनों ही थे, ठीक है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते थे, यानी कि हड्डियों को जिस तरीके से काटा गया है, ठीक है, हड्डियों को भी खाते थे लगता है लोग। और गाय भैंस के भी कुछ सबूत मिलते हैं, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां पाई हैं, यानी कि इतनी प्रकार की चीजें खाया करते थे, तरह तरह की चीजें, और ऐसी चीजें भी पाला करते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, बेर आपने खाए होंगे, शिवरात्रि में बड़ा मजा आता है, आंवला, जामुन हो गया आपका, खजूर हो गया, ये कई तरीके की रसभरी जो है चीजें भी यहाँ हमें मिली है। कहाँ से, इनाम गांव से, ठीक है। तो इनाम गांव काफी ज्यादा बेहतरीन गांव था, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए क्या इस प्रमाण, ये देखिए इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की सूची बना होती है कि लोगों के काम धंधे वहाँ क्या थे, कुछ थे वहाँ कृषक, क्योंकि उतनी अगर वहाँ फसल हो रही है, अगर हम बात करें उनके फसल की, तो कुछ तो होंगे वहाँ, क्या होंगे, कुछ तो वहाँ थे कृषक हमारे, ठीक है, कृषक, और कुछ लोग जो होंगे पशुपालक होंगे, ठीक है, इनाम गांव में कुछ होंगे पशुपालक क्योंकि वहाँ हड्डियां मिली जानवरों की, और कुछ होंगे यहाँ जो है शिकारी। तो ये 3 कैटेगरी के जो है लोग होंगे यहाँ मेनली। तो इस तरीके से दोस्तों होंगे यहाँ। और देखिए कुछ अन्यत्र फैक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर को कुछ फैक्ट दे रखे हैं, अन्यत्र वाला ये हमारा पेज है, तो इसमें कुछ फैक्ट हैं, पढ़ लेते हैं इसे भी। तो देखिए अन्यत्र लगभग 3500 साल पहले हमने यहाँ देखा कि लेखन के कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। ये जानवर हड्डियों पर लिखा गया था, यह भविष्य में करने वाली हड्डियाँ कहा जाती हैं, यानी कि ये जानवरों की हड्डियों पर लिखी गई थी। कौन से लेखन, 3500 साल पहले के, ठीक है। एटलस में चीन को देखो, ठीक है, चीन की एरिया में थी, ठीक है। अब देखिए चीन की एरिया में थे दोस्तों एटलस, और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी, इसका जो अलग वाला पार्ट लेके आऊँगा जब मैं इनकी पूरे क्वेश्चन की सीरीज तब आपको हल कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकार से हड्डियाँ सवाल लिखवाते थे, क्या ये युद्ध जीतेंगे, फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। मतलब देखिए इन हड्डियों में ऐसी चीज़ें लिखवाते थे राजा लोग, क्या वो युद्ध जीतेंगे, क्या वो फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, ठीक है। तो इनके गर्मी के चटक कर दरारें पड़ जाती थी इन हड्डियों में फिर गर्मियों से, ठीक है। दरारों के बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, यानी कि ये दरारों को देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, ठीक है। राजा इसमें पहले तो अजीब अजीब सी चीज़ लिखवाते थे कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, हमें पुत्र होगा या नहीं होगा। तो
इनमें दरारें जब हो जाती थी तो उससे भविष्य का निर्धारण करते थे। ये देखिए इमेज है, ये हड्डी की पड़ी है, ऐसे लिखा करते थे इसमें। ये देखिए ये राजा शहरों में महल बनाकर रहा करते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी। इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल हैं, लेकिन लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। यानी कि बेसिकली ये भी हड़प्पा के टाइम के जैसे हैं, जो कि लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, पर जो है कांसे के बारे में इनको अच्छी खासी नॉलेज थी, कांसे के बारे में जानते थे, पर लोहे के बारे में जो है ज़्यादा डिटेल इन्हें पता नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे को चलते हैं। तो यहाँ पर को देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। ठीक है, ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में फ़र्क है कि जो ऋग्वेद के राजा थे वो जो है इतने ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं थे जितने ज़्यादा ये भविष्यवाणी पे बिलीव करते हैं। वो इस तरह के कार्य नहीं किया करते थे कि हड्डियों पे हम अपने चीज़ें लिखवाएं कि हम युद्ध हारेंगे या जीतेंगे। वो इस टाइप के नहीं थे, वो अलग थे। ठीक है, यही अंतर दोस्तों। बेसिकली इनाम गांव के बारे में भी हमने पढ़ लिया था दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये चैप्टर हो जाता है आज का कंप्लीट। और जो इसके क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी, हमारी क्वेश्चन की सीरीज आएगी दोस्तों, तो उस क्वेश्चन की सीरीज में हम इनको पूरा हल करेंगे। एक ही पार्ट में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो वीडियो लंबी हो रही है। तो हम इसके लिए बाद में जो है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम आपके लिए कंप्लीट नोट्स और इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है इन्हें भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सारा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल NCERT विद निक। तो मैं मिलूंगा दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय।